रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मेरे साथ में हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए दो बहुत अच्छे शिक्षक, अच्छे व्यक्तित्व मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैं आपसे अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक पॉडकास्ट रिलीज़ करूंगा जिसमें कि हम जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करेंगे। शिक्षक को कुछ बातें शाबाशी दे दे, शिक्षक गदगद हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। मैं निवेदन करता हूँ समाज से। भारतवर्ष में प्रत्येक 5 सितंबर और शिक्षक दिवस और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और यह एक अच्छा अवसर रहता है अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। इतिहास के कालक्रम में भारतीय इतिहास में कई ऐसे अच्छे शिक्षक हैं जो आज बड़े सम्मान के साथ और उनके कार्यों का कहा भी वहाँ जब लगातार सफलता वहाँ सफलता करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा पहला पॉडकास्ट है, मेरे लिए पहला अवसर है इस तरीके से कोई एक कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से प्रस्तुत करने का। तो मैं अपने श्रोता बंधु से जो मुझे देख रहे हैं उनसे ही मैं ये आग्रह करता हूँ कि हो सकता है नया प्रयास है, कुछ त्रुटि भी हुई होंगी, कुछ आपको लगा होगा कि यहाँ पे और बेहतर भी हम कर सकते हैं, तो आगे हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। खरगोड़ा नगर के हृदय स्थल पर स्थापित शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय, जो ब्रिटिश शासनकाल से ही जिसकी नींव पड़ी और आज पर्यंत उसकी नींव उतनी ही मजबूत है। हृदय स्थल पर स्थापित यह विद्यालय अपने आप में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए है, जहां पर 700 की संख्या में बालिकाएं अध्ययनरत है। क्षेत्र का यह एकमात्र कन्या स्कूल है जहां पर सिर्फ बालिकाएं ही अध्ययन करती हैं। ब्रिटिश शासन में इस विद्यालय की नींव रखी गई। 1954 के आसपास यह विद्यालय स्थापित हुआ और उसके बाद इसका उन्नयन करते हुए 1996 के आसपास कक्षा 10वीं और फिर 2006 में कक्षा 12वीं तक इसका उन्नयन किया गया। वर्तमान में इस स्कूल की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, क्षेत्र में इसकी एक अलग पहचान है। यहाँ जो बालिकाएं अध्ययनरत है वे जिले में और प्रदेश में अपना नाम बना चुकी हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं वे लगातार बालिकाओं के लिए, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास में हैं। पहले यहाँ पर कोएड एजुकेशन भी होता था, इसका मतलब कि यहाँ पहले लड़के और लड़कियाँ दोनों यहाँ पर पढ़ाई करते थे, पर कालांतर में इसे लड़कियों के लिए ही केवल यह विद्यालय को संचालन रखा गया और आज यह विद्यालय पूर्ण रूप से सुसज्जित है। यहाँ पर IT की कक्षाएं भी लगती हैं। यहाँ 2 पाली में जो है कक्षाएं संचालित होती हैं। प्रथम पाली में माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे वो पढ़ते हैं और दूसरी पाली में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो छात्राएं हैं वो यहाँ अध्ययनरत है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं रितेश कुमार शर्मा अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके साथ एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ। मैं आपसे अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक पॉडकास्ट रिलीज़ करूँगा जिसमें कि हम जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे, उनके विचारों से हम रूबरू होंगे और वो क्या समझते हैं, उनके जिस विभाग से या जिस क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उसमें उनका कार्य कैसा रहता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे इस ये पॉडकास्ट चैनल को आप ज़रूर पसंद करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे नए नए और आइडियाज़ आते रहें ताकि मैं अच्छे से और कार्य करता रहूं। जब मैंने इसको एक विचार लिया पॉडकास्ट मुझे शुरू करना है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के जो है वो जीवन आगे चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तब मैंने ये सोचा कि अभी जब 5 सितंबर एक शिक्षक दिवस आने वाला है, तो
क्यों ना अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए इससे शुभ दिन और जो है वो नहीं हो सकता, ऐसा मैंने विचार किया। और आज मेरे साथ में हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए दो बहुत अच्छे शिक्षक, अच्छे व्यक्तित्व मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। सर, हमारे साथ में हैं श्री सच्चिदानंद पटनायक जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, और साथ में मेरे हैं श्री विजय पंडा जी, जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, और साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रचनात्मक कार्य हो, उसमें सतत अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। हम जानेंगे कि सर, आप हम दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि सर के जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, इनके व्यक्तिगत जीवन कैसे रहे हैं, इन्होंने किस तरीके से जो है अपने जीवन को एक सामंजस्य बनाया है कि शिक्षा के साथ साथ हम पारिवारिक और जो हमारे सामाजिक जीवन है उसमें हम कैसे अपने आप को ढाल पाते हैं। तो हम जो है आगे सर से बात करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, और साथ साथ आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे और नए आइडिया देते जाइए, जिससे कि मैं ये प्रयास कर सकूँ कि और नए विषय और कुछ नया अच्छा मैं आप सबके लिए साझा कर सकूँ। ऐसा मैं आप सबसे जो है अपेक्षा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जो शिक्षक बैठे हुए हैं, वो जो गरगोड़ा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो जहाँ पर कन्या बालिकाएं पढ़ती हैं, वहाँ से एक जो है पटनायक सर हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, और एक जो हमारे साथ बैठे हुए हैं विजय पंडा सर जी, वो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम बारी बारी से दोनों से बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि इन्होंने जो है अभी तक अपने जीवन में जो कार्य किए हुए हैं, अन्य क्षेत्र में भी इनका भरपूर योगदान रहता है। जैसे कि विजय पंडा सर जो है वो रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और जो पटनायक सर हमारे हैं वो जो है संगीत कला में भी निपुण हैं। तो हम जो है बारी बारी से इनसे बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक जो है हम बहुत अच्छे से बातों को लेकर आएँ, जिससे कि आपको भी मालूम चले। और मेरे इस पॉडकास्ट को मैंने एक नाम दिया हुआ है कि विचार विस्तार, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट मैंने बनाया हुआ है, ये एक विचारों का संगम है, विचारों का एक समागम है, जहाँ से हम नए नए विचार लेकर आएंगे, नए नए लोगों को लेकर आएंगे आपके समक्ष, और उनसे विचारों का जो एक आदान प्रदान होगा, हम विचारों को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का पुनः स्वागत करता हूं। आपको दोनों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो एक सर छोटा सा परिचय मैं चाहूँगा कि आप सर पटनायक सर, वैसे तो सब जानते ही हैं हमारे क्षेत्र के लोग आपको, लेकिन जो यूट्यूब से हमारे जो नए जुड़े हुए लोग हैं, जो नए जुड़ेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों का एक बार परिचय हो जाए। सर पटनायक सर, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मेरा नाम सच्चिदानंद पटनायक है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और सर्विस लगने के बाद में 1985-86 में जो है मैं गरगोड़ा में आया। जी, मेरे 3 भाई हैं और बहन मेरी नहीं है, और बाकी जी सर। पंडा सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय, फिर आगे हम चर्चा करेंगे और विषय पर रहेगा। शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय गरगोड़ा शिक्षक के रूप में नाना, और मेरी प्रथम एक 4-7 अंक से, और मैं नगरीय निकाय गरगोड़ा के शासकीय आदर्श प्राथमिक शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं आज वर्तमान में शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय गरगोड़ा में पदस्थ होकर अपनी सेवाओं का कर्तव्य करने कर। जी पटनायक सर, आपसे मेरा सवाल है कि आप मूलतः तमनार क्षेत्र के हैं। वैसे तो आप यहीं रहते हैं, लेकिन एक होता है हमारा पैतृक जो गांव है, तो आपका तमनार क्षेत्र है, मूलतः है। तो वहाँ से आपका जो है गरगोड़ा आना कैसा हुआ, और तब से जो आपकी एक जर्नी रही है ज़िंदगी की, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय यहाँ बिताया है, तो उसके बारे में एक संक्षिप्त आपसे मैं जानना चाहूँगा। जी, मेरा
गांव में तमनार ब्लॉक में समकेरा करते हैं, जी जो उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था और स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। जी हालांकि मेरा स्कूल जो है बगल के गांव में था। मैं वहाँ जाता था पढ़ने के लिए। रास्ता भी नहीं था, जी है ना, कीचड़ भरे रास्तों से होकर के स्कूल पहुँचता था। मैंने गाँव में ही प्राथमिक शिक्षा किया। उसके बाद उस क्षेत्र में मिडिल स्कूल नहीं था जी तो वहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर जी ग्राम लिबरा वहाँ पढ़ने जाते थे। तो गांव के और हमारे साथी लोग पढ़ने जाते थे, तो वहाँ भी कोई संसाधन नहीं था हमारे पास जी कि हम वहाँ किसी साधन के द्वारा पहुँच सकें। जी तो हम जो है पैदल ही बस्ते को अपने कंधे में लटका के जी पैदल ही चलते थे। जी जी बिल्कुल, पुराना जो समय था हम सभी एक है ना बैग लेकर अपन जाते थे स्कूल में। और यहाँ तक कि चप्पल भी हम लोग नहीं पहनते थे। उसका कारण यह था कि जैसे बरसात होता था जी तो बनता ही नहीं था चप्पल। रास्ता नहीं रहता होगा तो वो कीचड़ वगैरह भी हाँ रहता था, तो फिर वो समस्या होता था। हाँ, तो इस तरह से मिडिल मैंने 8वीं तक लिबरा में किया। जी उसके बाद हाई स्कूल उस समय था तमनार में। जी तो मैंने तमनार में कक्षा 9 में प्रवेश लिया और घर से ग्राम समकेरा से मैं साइकिल के द्वारा जो है मैं आता था स्कूल जी और पढ़ाई करता था। तो 9th में सही कहा जाए तो मैं उस समय फेल भी हो गया। जी नहीं, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए कि असफलता अगर आपके रास्ते पे कहीं आती है तो वो आपके लिए रुकावट नहीं है, बल्कि आपके लिए एक अवसर है। वहाँ से आपको पार करके आज सर जो है इतने बड़े सम्मान की जगह पर बैठे हुए हैं और कई पुरस्कार सम्मानित हो चुके हैं। तो हम सबको ये समझना है कि असफलता जो है हमारे लिए वो रुकावट नहीं है, बल्कि एक अवसर है, ऐसा मानता हूँ सर मैं। और मेरी जो माँ थी जी आज वो नहीं है, तो उनका सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला। जी मेरे पापा भी टीचर थे, वो प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे जी और उनका तो मिला ही, लेकिन मेरी माँ का इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जी मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला। जी 9th को मैंने सोचा उस समय कि यदि यहाँ से मेरा ब्रेक हो जाता है। जी उस समय ऐसा माहौल था, जी है ना, कि पढ़ाई की ओर उतना रुचि और ध्यान कोई नहीं दे पाया। जी जी वैसा वो परिवेश माहौल उस टाइप से था कि जी वो माहौल ही नहीं था। जी तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी और मेरी जो व्यस्तता थी, जी पुस्तक कापी पेन की हो, चाहे मेरे व्यक्तिगत कुछ खर्चे के लिए हो, जी है ना, उस समय साइकिल ही मुख्य साधन था। जी तो उसको बनवाने के लिए भी पैसे नहीं मिलते, लेकिन माँ जो है मुझे किसी भी तरह से कि मेरा बेटा पढ़े, जी है ना, तो करके बहुत सपोर्ट की और उसी के कारण में जो है कक्षा 9 पास किया, 10वीं पास किया। उस समय 11वीं मैट्रिक था, है ना जी, उसे पास किया और 11वीं की परीक्षा में यही घरगोड़ा में ही हाई स्कूल में दे करके पास किया मैं। जी उस समय से आपका फिर घरघोड़ा से एक लगाव बना गया। मैंने उसके बाद हुआ क्या कि मेरी सर्विस है 1984 की। जी सर्विस के बाद में मेरी शादी तय हो गई नहीं आपके घरगोड़ा से, अच्छा है ना, जी श्रीमती सुहासिनी पटनायक, जी जो कहना चाहिए तहसीलदार मंगले के पीछे साइड में है जी मेरा ससुराल, और वो भी टीचर थी। जी तो 85 में शादी हुई और उसके बाद कुछ साल में परेशानी हुई और जी। उसकी पोस्टिंग धर्मनगर ब्लॉक में थी, है ना। तो
करीबन 4 साल थोड़ा परेशानी हुआ। उसके बाद हम जो है फिर 1990 से एक साथ एक ही स्कूल में रहे जी। और मैं 2021 में भी सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। बताना चाहूँगा कि जो मैडम हैं वो भी शिक्षिका हैं और वो भी स्वयं भी जो है कई पुरस्कारों से और साथ साथ राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई हैं। तो ये हमारे नगर के लिए भी एक गौरव की बात है कि दोनों जो एक पारिवारिक जीवन में अपने आप को ढाल के चल रहे हैं, साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रहे हैं, वो दोनों ही जो है एक ऐसे पुरस्कार से सम्मानित हैं जहाँ पर हर शिक्षक एक सपना देखता है कि मुझे भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि शिक्षक तो वैसे सम्मान के योग्य हमेशा होता है, लेकिन फिर भी एक पुरस्कार जो है वो हम सबको एक प्रेरणा प्रदान करती है। तो आगे सर मैं विजय पंडा सर से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो घरघोड़ा हैं वहाँ पंडित लिंगराज पंडा जी हम सबके गुरु भी हैं और हम सबके बहुत श्रद्धेय भी हैं, उनके परिवार से हैं। और यहाँ घरघोड़ा में उनका एक काली आश्रम मंदिर भी है। तो सर आपके जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपको ऐसा मैं ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको जो है ये विरासत में मिली हुई है, आपको जो ये ज्ञान और हम बातें हैं, तो इस बारे में सर आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। हमारे दादा स्वर्गीय गोपाल चंद्र पंडा ने उड़ीसा में एक प्राथमिक सामान्य शिक्षक थे और बुरी अंचल प्राकृतिक आपदा के कारण वो जी तत्कालीन मध्य प्रदेश में विस्थापन, उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र मुझे दे दिया। और यहाँ पर चूँकि वो काशी विद्यापीठ में पढ़ने हुए थे बनारस से, और उन्होंने कर्मकारी को अपनाया, ज्योतिष विद्या को अपनाया और नारायण ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा संस्थान उन्हीं से मिलता रहे। मेरे पिताजी श्री लिंगराज पंडा जी उस पैतृक कर्मकांड को अपनाए और साइंस में वो प्रभावी माध्यमिक शाला बनाई से सेवानिवृत्त है। उन्हीं के संस्कार है, उन्हीं की देन है कि आज हम सनातन संस्कृति को अपने मूल दातव्यों के साथ बढ़ाने का आदर्शपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को उसका लाभ मिले, अपनी संस्कृति से परिचित रहे। क्योंकि संस्कार ही एक ऐसी व्यवस्था है जी जो लोगों को वाम कर रखती है, सदमार्ग दिखाती है और उचित प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है, ताकि लोग अच्छे राह पर चले, राष्ट्र के सशक्त नागरिक बने, समाज के दायित्वों को बनी होती भर सके जी। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए उस कार्य को बढ़ाने का संभव प्रयास मेरे सफल है। जी सर, बताना चाहूँगा कि विजय पंडा सर के जो बड़े भाई हैं महेंद्र पंडा जी, वो भी स्वयं भी पुजारी हैं और मंदिर का जो कार्यभार है वो संभालते हैं। साथ में ही बड़े भैया सुरेंद्र पंडा जी हैं, वो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और अपना जो कार्य है वो करते हैं। छोटे भाई एक संजय पंडा जी भी हैं, वो भी अपना जो कार्य है वो सांसद करते रहते हैं। सर मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा पंडा सर कि आप स्वयं शिक्षक हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी तक आपकी एक उपलब्धि रही है शिक्षक के रूप में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक की उपलब्धि तो तब है जब हमारा छात्र जो है एक सशक्त नागरिक के रूप में अपनी दायित्व को पूरा करे जी। और आज जब से पदावधल भी है तब से संभव प्रयास रहता है कि बच्चों को शैक्षणिक क्रियाओं के साथ साथ पाठ साधामिक क्रियाएं उनको प्रदान करें, ताकि वो समाज या राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकें। और नीति उपलब्धि यह है कि आत्मसंतोष है, हम यदि शासन प्रशासन के द्वारा एक अच्छा अवसर सौंपा गया है कि हम शिक्षक के पद पर पदस्थ है, तो एक अच्छा कार्य करें और जो कि शासन द्वारा भी समय समय पर हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हुए जो है जैसे कोरोना काल दूसरी अवधि में उत्कृष्ट शिक्षक से सम्मानित किया गया एवं मुख्यमंत्री अलंकरण समारोह 2023 है जी ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं ये बाता हूँ कि ये पुरस्कार जो है हमें और अच्छे प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देती है और आज मैं अपने वर्तमान कार्य से संतुष्ट हूँ
हर संभव प्रयास करता हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे या नगर के बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि हमारे बच्चे यदि नहीं बल्कि नगर के बच्चे हमारे अपने हैं और विभिन्न माध्यमों से एक नगर में स्वस्थ शिक्षा का वातावरण बने, ये हमारा प्रयास रहता है। जी, तो इस प्रकार से अपने कार्य बिल्कुल सर, बहुत बहुत आपको बधाई एक बार कि आप अपने शिक्षण क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके साथ हमारे साथ जो है आपके स्कूल के प्राचार्य जो है वो जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे कि उनके क्या विचार हैं आपको लेकर। एक ये उनका वीडियो प्रस्तुत है आपके सामने। मैं अखिलेश कुमार मिश्रा, प्रधान पाठक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्या पूर्व माध्यमिक शाला गरगोड़ा में पदस्थ हूँ। 1986 में मैं पहली बार सहायक शिक्षक के पद पर पदासीन हुआ। 2010 में उच्च वर्ग शिक्षक के रूप में बालक माध्यमिक शाला गरगोड़ा आया। उसके पश्चात प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति अप्रैल 2018 में हुआ। तो मेरी एक कल्पना थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला में मेरी भी कुछ भागीदारी रहे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे विशेष खुशी हुआ कि मैं प्रधान पाठक कन्या पूर्व माध्यमिक शाला गरगोड़ा में पदस्थ हुआ। 2019-20 में मैं और मेरी संस्था कन्या पूर्व माध्यमिक शाला गरगोड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पुरस्कृत भी हुए। उसके बाद श्री विजय कुमार पंडा उच्च वर्ग शिक्षक यहाँ आए। विजय कुमार पंडा में मैंने ये देखा कि संज्ञानात्मक तो उनका जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र में उनका विशेष रूप से पकड़ है। विभिन्न महापुरुषों की जीवनी, उनके जन्मदिन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ वृक्षारोपण एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन बहुत ही बेहतर ढंग से वो करने लगे, जिससे कि पूरे स्टाफ को भी रुचि जागृत हुआ। पटनायक सर, मैं आपकी तरफ वापस फिर आना चाहता हूँ कि आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आप लगभग 37 साल जो है अपना जीवन के बहुमूल्य समय जो है शिक्षा को दिए हैं। तो आपको ऐसा कब लगा कि किस उम्र में आपको लगा, या किस उम्र में आप शिक्षक बने, किस उम्र में आपको एक शिक्षा के प्रति आपका एक, क्योंकि शिक्षा एक अलग चीज़, लेकिन शिक्षक बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। तो आपको कब लगा कि ये गुण आप में विकसित हो रहा है या हो सकता है ऐसा? मैंने हाई स्कूल तक शिक्षा जो है तमिलनाडु में किया। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं जो है रायगढ़ चला गया और डिग्री कॉलेज में मैं बीए किया, ठीक, 1982 में। और उसके बाद जो है 82 के बाद 1984 से जो है मैं शिक्षकी जीवन में प्रवेश किया। और जैसे ही मैं प्रवेश किया तो शुरू से ही मैंने बचपन से ही एक तो मैं पिताजी शिक्षक थे ही जी, और मैं कभी भी जब से जॉइनिंग किया मैं शिक्षा में अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि समझा। उसमें सबसे पहले था मेरा कि समय में स्कूल पहुंचना, ठीक, चाहे किसी भी स्थिति हो, मुझे समय में स्कूल पहुंचना है। साथ ही जो समय मुझे दिया गया है उस समय में वे बच्चों का सर्वांगीण विकास को लेकर के कुछ कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं बच्चों के साथ दिया। उसके बाद उसमें मैंने 3 क्षेत्र को ज़्यादा छुआ है बच्चों का। एक तो मैंने अध्यापन, और दूसरा खेल कूद, और तीसरा है सांस्कृतिक। ये तीनों आयाम है जी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। तो ये तीनों को मैंने जो है
भरपूर उपयोग किया इसका, तो इसका परिणाम मुझे अच्छा मिलता गया। जी जब परिणाम मुझे अच्छा मिलता गया तो मेरे में उत्साह बढ़ गई। जी है ना? बिल्कुल, आपके किए हुए प्रयास से आपको अगर कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले तो उससे बिल्कुल उत्साह बढ़ता ही है। तो मैं इनसे जुड़ गया, ये तीनों चीज़ों से जी, और तीनों में खूब मन लगा करके जो है बच्चों के साथ जुड़ा। और मैंने और एक चीज़ अपने जीवन में देखा कि जब तक आप पालक के साथ जुड़ाव नहीं रहेगा आपका, जी आप बच्चे का विकास नहीं कर पाओ, बच्चे को आगे बढ़ा नहीं पाओ। तो पालक से भी बहुत अच्छा संबंध बना के रखा जी और ऐसी स्थिति बनी कि जितने बच्चे हैं तो सभी पालक से मेरा संबंध बन गया, बिल्कुल। और सब मुझे जानने लगे और मैं दिन उनको जानने लगा। जी, उससे आपको एक ये भी सर मिला होगा बेनिफिट कि आपको बच्चों को समझने का अवसर मिला होगा, पालक के साथ क्या परेशानियां आती हैं अभी वो आपको समझने का अवसर मिला होगा। बिल्कुल। जी तो इस तरह से समाज को लेकर के मैंने जो है काम किया, और इस काम के कारण जो है बच्चे में वो प्रोग्रेसिव देखने को मिला मुझे, तो मुझे बड़ी आत्म संतुष्टि हुई, और उस विधा को मैंने जो है जी सेवानिवृत्त होते तक नहीं छोड़ा। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो बच्चों के साथ साथ जो है जो हमारे बालक अभिभावक हैं उनसे भी हमारा संबंध बहुत अच्छा घनिष्ठ होना चाहिए, ताकि कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है तो कम से कम पालक हमसे उस चीज़ को साझा कर सके। पंडित सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, आप आपके रचनात्मक जो शैली है बहुत अच्छी है, बहुत उन्नत है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, अखबारों में आपके लेख हमेशा आते रहते हैं, आपकी एक संस्था है सृजन संस्था जो है जी जो आपकी माता जी के नाम पर है, तो आप उन क्षेत्रों में कैसे क्या कार्य करते हैं और अपने आप को इस व्यस्त समय से कैसे समय निकालते हैं कि आप उन चीज़ों के लिए भी ध्यान दे पाए? हम लोग खुद पढ़ाते हैं, समय नहीं हो जाए जी तो समय में नहीं होगी होना, सबसे पहले हमको बना जी, बहुत बढ़िया बात है। प्रकृति में सभी को प्रदान किया गया है जी और उस बात पर निर्भर करता है कि वो 24 घंटे को किस प्रकार समय नियोजित करके अपने लक्ष्य को या अपने व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास जी। है। तो यही कार्य बस हम करते हैं कि शासकीय जो सेवा है, शिक्षक पद पर कार्य होना एक अच्छी और पूर्ण प्रगति के प्रमाण के निरंतर ने एक अच्छा अवसर दिया है। जी शिक्षक के पद पर सिंह हम शिक्षा दान करें, लोगों को सद्भाव दिखाए और राष्ट्र के नागरिक बनने में मदद करें। हमारा दायित्व बनता है क्योंकि समाज की अपेक्षा शिक्षकों से ज़्यादा जरूरी रहती है। जी तो समय को नियोजित करते हुए तत्कालीन सामयिक परिवेश को लेकर अपनी कलाओं के माध्यम से अपने विचारों को माध्यम से व्यक्त करते हैं। जी हाँ सृजन संस्था अरिंदा देवी पंडा सृजन संस्था माता जी के नाम से संचालित है, जिसमें छोटा बड़ा संरचनात्मक रूप सब प्रदान करते हुए जो है जी कार्य करते रहने साहित्य के क्षेत्र में लोग, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में लोग। और यही शिक्षक की एक विशेषता होनी चाहिए कि लोगों को सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से सन्मान दिखाए। और क्योंकि हमारा भारत देश जो है संस्कृति सामाजिक रूप से परिपूर्ण है, जी तो हमारा दायित्व भी बनता है, हमारा दायित्व भी बनता है कि शासनादेश के आदेशों का परिपालन हम जमीनी स्तर पर करते रहें, अपने कार्य क्षेत्र में करते रहें। साथ ही सामाजिक दायित्व बनता है, राष्ट्रीय दायित्व बनता है, जिसमें हम कार्य करते हुए सार्वजनिक रूप से बढ़ने का प्रयास है। आपने सर जो बातें कही है ना, उसका प्रमाण भी मैं आपको बताता हूँ। आपके सहायक में एक शिक्षिका है ठाकुर मैडम, तो आपके जो मन संचालन की जो कुशलता है, आपकी जो लेखन शैली की जो एक धार है, उसको उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है
हमारे साथ वो जुड़ी हुई है। मैं उनका एक आपके लिए वक्तव्य है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। मेरा नाम श्रीमती निवेदा सिंह ठाकुर है। मैं यहाँ स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट माध्यम शाला कन्या शाला माध्यमिक शाला में कार्यरत हूँ। ये सन 2008 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं अंग्रेजी विषय का अध्यापन कराती हूँ बच्चों को। मेरे साथ श्रीमती सुभाषिनी पटनायक मैडम हैं और श्री विजय कुमार पंडा सर यहाँ पदस्थ हैं इस शाला में। वो बहुत ही अनुशासन फ्री, समयनिष्ठ और समय पाबंद और बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। हम लोग सन 2007, 8, 9 में एक साथ कार्यरत हैं। फिर सर का ट्रांसफ़र बालक शाला माध्यमिक शाला में हो गया था। फिर पिछले 2 वर्ष से सर यहाँ फिर से स्थानांतरित होकर आए हैं। सर बहुत ही समय पाबंद, अनुशासन फ्री शिक्षक हैं और वो हिंदी साहित्य में उनकी बहुत अच्छी, हिंदी विषय पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो जब किसी कार्यक्रम में मंच का संचालन करते हैं तो ऐसे लगता है कि हिंदी का शब्दकोश उनके मुंह से निकल रहा है। एक एक शब्द हमको मतलब इतना सुंदर से हिंदी का शब्द रहता है उनका उच्चारण कि बहुत ही अच्छा लगता है। मंच संचालन में तो उनका कोई किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है। बच्चों को संस्कार देने में, बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही अच्छे हैं सर। विज्ञान विषय का वो अध्यापन कराते हैं शाला में। और यहाँ जैसे बच्चों को बागवानी कार्य करवाना है तो सहर्ष बच्चों के साथ बागवानी कार्य करवाना, विज्ञान का अध्यापन करवाना बहुत ही अच्छे तरीके से सर कराते हैं। सर का व्यवहार सबसे बहुत ही अच्छा है। एक सवाल मैं आप दोनों से साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और आपने जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसमें भी कार्य किया हुआ है, और अभी हम जो बात करेंगे जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है एक, तो क्या परिवर्तन आया है। मैं आप दोनों से साझा सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप जो ट्रेडिशनल हम बोलते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग और मॉडर्न टीचिंग की बात करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, क्या अच्छा है, क्या कहीं पर नेगेटिव है, कैसा है? जी देखिए, शिक्षा में कोई नई पुरानी की बात नहीं, ये टीचर पर डिपेंड करता है, शिक्षक पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बच्चों को उन अवधारणाओं को परोस रहा है। पहले की परिस्थिति जो थी, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे, उसके आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था। उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो अनुकूलित, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है जी, उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों ने सोचा कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। तो वो बदलाव जो है आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार में शिक्षा को कहना चाहिए कि एक मॉडिफाइड किया जी, है ना। माने अवधारणा तो वही है जी, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, वो कहीं बदला नहीं है, लेकिन इसके साथ ही पाठ्यचर्या में कुछ ऐसी चीज़ों को डाला गया है जिससे समाज के लोग को भी जोड़ सकें, पालक को जोड़ सकें, बच्चा का सपोर्ट पालन कर सके। कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टेक्निकल माध्यम से भी हम शिक्षा दे सकें, और इस तरह से बच्चों का हम सार्वजनिक रूप से एक सशक्त नागरिक रूप में उसको हम समाज के सामने ला सके। तो वर्तमान परिस्थिति के आधार पर कुछ चेंजेस जो है शिक्षाविदों के मन में आई बात जी, तो उसको हल्का फुल्का किए हैं, जिसमें आपके पाठ्यक्रम जो है उसमें कुछ पाठों को जो है उसके आधार में बनाया गया है। बाकी शिक्षक के ऊपर रहता है कि वो पद्धति से मतलब नहीं होता है कि शिक्षक अपने उस अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे के साथ में कैसा परोसता है। जी बिल्कुल,
ये मेन होता है। क्योंकि क्या होता है कई बार संसाधन मौजूद पूरे रहते हैं, लेकिन वो शिक्षक पर डिपेंड करता है कि वो अपने संसाधनों को किस तरीके से उपयोग करता है। एक शिक्षक जो है वो नया इनोवेटिव तरीके से कार्य करता है और एक शिक्षक जो है वो उस स्तर पे कार्य नहीं कर पाता है, तो ये शिक्षक की जो है गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम। जी समय के प्रवाह में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई और परिवर्तन होता गया और परिवर्तन के अनुसार संसाधनें भी बढ़ती गई। जी आज चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। चाहे संरचनात्मक रूप से देखें, चाहे संसाधन के रूप में देखें, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक हो, चाहे विश्वविद्यालय और विद्यालय, इसमें संसाधन भी बढ़ती गई साथ में है। और जैसे सर जी ने बताया कि शिक्षा पद्धति में बदलाव आंशिक रूप से हुआ है। समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलते गए, लेकिन वो दक्षताएं जो है, जो अवधारणाएं जो है, जो हमारी उपाधेयता जो है, वो यथावत है। शिक्षक के ऊपर भी काफी निर्भर करता है, सर जी आप अवगत भी कर रहे हैं। जी और शिक्षक को भी परिवर्तन के साथ साथ अपने को मॉडिफाई करते रहना चाहिए, संसाधनों से निश्चित होना चाहिए। जी कल के बच्चे और आज के बच्चे में काफ़ी अंतर है, और ये चीज़ें हमको कोरोना ने सिखा दिया है कि हम जो है अपग्रेड कैसे रहें अपने आप को, कि मोबाइल पकड़ने के लिए नहीं। उसी कोरोना काल में मोबाइल के माध्यम से एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ सभी शिक्षकों ने कार्य किया और एक अच्छा सकारात्मक परिणाम। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें एक बात ये भी है कि कुछ शिक्षक जो उस टेक्नोलॉजी से उनको जानकारी पूरी नहीं थी, धीरे धीरे उन्होंने भी अपने आप को उस स्थिति में ढाला और एक तरह से शिक्षा का जो एक व्यवस्था है उसको बनाए रखा कोरोना काल में भी। तो ये वहाँ पर सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी बिल्कुल से उसका सकारात्मक और गुणात्मक परिणाम देखने को। जी, क्योंकि जब कोरोना काल में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था तो शिक्षक घर घर जाकर शिक्षा दे रहे थे और ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि उनके लिए भी उस समय वो नया था। और कुछ शिक्षक ऐसे थे जो बहुत पुराने भी थे, हाँ, जो काफ़ी मोबाइल के माध्यम से या संसाधन के माध्यम से जी शिक्षा का समग्र और अच्छा माध्यम बिल्कुल सफल भी हुए। सही बात है। पटनायक सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप संगीत कला के जो क्षेत्र हैं उसमें निपुण हैं, आप स्वयं एक कुशल तबला वादक भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो शास्त्रीय संगीत है उससे जो आज के टाइम पे जो युवा वर्ग है वो क्यों एक तरह से दूर भागता है? वो पाश्चात्य संगीत को जो है जल्दी ग्रहण करता है, और शास्त्रीय संगीत जो कि बेस है, आज देखेंगे तो पाश्चात्य का भी संगीत शास्त्रीय संगीत ही उसका एक जो है फाउंडेशन बोल सकते हैं हम, वही है ना। बड़े बड़े जो गीतकार संगीतकार है वो भी आज हारमोनियम में ही अपनी धुन बनाते हैं, ऐसा जैसा मुझे ज्ञात है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि युवा वर्ग जो है वो शास्त्रीय संगीत से दूर भाग रहा है? जी रितेश जी, वास्तव में पहले जो था उस समय कुछ अलग परिस्थिति परिवेश था। जी, वर्तमान परिस्थिति परिवेश बहुत कुछ बदल गया है। उस समय गांव से ही लेकर के ये संगीत की शिक्षा शुरू होती थी। मनोरंजन के जो संसाधन थे जी, वो उस समय कोई टीवी है ना, वीडियो, ये सारी चीज, मोबाइल कुछ नहीं था जी। तो गांव में रामायण करते थे, भजन कीर्तन करते थे, कोई भी पर्व होता था तो वहाँ वाद्य और गायन जी के द्वारा सबका एक सामूहिक संगम रहता था। सामूहिक संगम रहता था। और कहना चाहिए कि मनोरंजन का भी बहुत बड़ा साधन। बिल्कुल। तो उस समय के बच्चे उसी चीज को देखे, उन्होंने देखा कि हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है ना, तो उनका रुझान जो है उसी तरफ गया। उन्हीं बच्चों में से जिसने भी अपने मन में लालायित हुआ कि मैं भी सीखूंगा, करूंगा, है ना। बिल्कुल। तो मेरा बचपन से ही
था अपने आप में। जी मैं कहता हूँ कि ये ईश्वरी देह है। तो उस समय रेडियो था, तो रेडियो बजता था, तो कोई गाना बजता था, तो तबला मेरे पास तो नहीं था, है ना। तो मैं 2 डब्बा लेकर के अच्छा इसको, है ना, मतलब आपकी पहली पहली थाप वहीं से शुरू हुई ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल मैं बजाता था, मैंने मिलाने की कोशिश कर रहा था हाँ ताल और सुर को। जी धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई, और मैं जिस गांव में रहा अमकेरा में, तो वहाँ रामायण होता था, तो उससे मैं जुड़ा, और जो गायक थे, वादक थे, उनके साथ में जो मजीरा बजाता, अच्छा मजीरा बजाता। जी फिर धीरे धीरे मेरी उंगली जो है तबला की ओर बढ़ा, और धीरे धीरे मैंने बजाना शुरू किया, और मुझे अच्छा लगा, एक इंटरेस्ट बढ़ा, और फिर मैं तबला बजाने लगा। और साथ ही साथ मैं इसका प्रयोग, संगीत का जो मुझ में रुचि है थी, और मैं जितना जानता हूँ उसका बेनिफिट मैंने स्कूलों के बच्चों में लिया। जी मैं आपको पहले बताया था कि मैं 3 आयाम मानता हूँ: अध्ययन, अध्यापन, जी खेल कूद और सांस्कृतिक। ये 3 चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों जो है मूल। तो मैं जब इसमें रुचि रखता था जी तो मैं भी बच्चों को जो है किसी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जैसे राष्ट्रीय पर्व हो गया, या उस समय, अभी तो बंद है कहिए, जी कई लोग, पहले खेल कूद होता था तो 10-12 स्कूल के बच्चे जाते थे, और उसके बाद में रात्रिकालीन वहाँ पर कार्यक्रम होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी उसमें कुछ विधाएं होती थी, एकल होता था, समूह में होता था। तो इसका लाभ मुझे बोला कि मैं इससे रुचि रखता हूँ, कुछ जानता हूँ। जी, मैंने जो बच्चों को सिखाया उस कार्यक्रम में देने के लिए, तो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए कि मत पूछिए। मैं जिस स्कूल में भी रहा जी अध्यापन, खेलकूद और सांस्कृतिक, ये तीनों चीज जो है मैं मानता हूँ कि वो, मैं उससे संतुष्ट था। माने बहुत अच्छा बच्चे तो बिल्कुल। तो जब भी मैंने देखा खेल कूद में, मैं टेरम में था यहाँ पर, जी रितेश जी, टेरम में हम लोग वहाँ 16 साल थे। जी मेरी विशेष भी थी, 16 साल थे वहाँ पर। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि कबड्डी में 16 साल तक टेरम के बच्चे विजयी हुए थे। पूरा 16 साल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लेकिन मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। जी 2006-7 में हम ट्रांसफर होकर आगे कन्याशाला आए ना जी, जहाँ से आप रिटायर भी हुए। जी, मैं इधर वाले इस खाने के पास में जो है, अच्छा प्राथमिक शाला। बालक प्राथमिक शाला। जी जी, जी तो कन्याशाला में था हूँ। अच्छा अब तुम्हारे जो एक हो गया है, हाँ ऐसा आयोजन हो गया है। तो वहाँ जब आया, और विश्वास नहीं करोगे, शाम को एक दिन 2 बच्चियां और 2 बच्चे बस चढ़ करके टेरम से हमारे घर आ गए और रोने लगे वो। अच्छा तो बोला, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो वो लोग बताए कि सर, इस साल हम लोग कबड्डी में हार गए। तो मैं सुन रह गया, बिल्कुल। है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी स्कूल की बड़ाई कर रहा हूँ, जी या बच्चों की बड़ाई कर रहा हूँ, या मैंने जो किया उसकी बड़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा अपने शिक्षकी जीवन में कि स्कूल के लिए एक शिक्षक भी काफी है। यदि बच्चों को समझ जाए, बच्चे उसको समझ जाए, जी तो एक शिक्षक भी जो है बच्चों को, स्कूल को बहुत आगे बढ़ा सकता बिल्कुल सर। और वास्तव में सर 16 साल से लगातार आप जो है विजयी होते आए, और एक बार चूक जाए तो मनस्थिति कैसी हो सकती है समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी भी उस समय मनस्थिति बहुत
हाँ भावुक हुई होगी, साथ साथ बच्चे भी जो है अपने आप को एक बार सोचे होंगे कि इतना जो लंबा सफ़र तय कर रहे थे वो एक ब्रेक वहाँ पर लग गया। आपकी मैडम श्रीमती सुहासिनी पटनायक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके कुछ विचार हैं आपके लिए, और कैसे आप लोगों ने अपना जो जीवन को आगे बढ़ाया, हाँ, शादी के बाद कैसे आपने उसे संभाला, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनके क्या विचार हैं यहाँ पर। जी मैं श्रीमती सुभाषिनी पटनायक, मेरा कार्यरत संस्था स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक स्कूल में मैं पदस्थ हूँ। उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर यहाँ हूँ। मेरी नियुक्ति जो है 23/1/1982 में मुनुंद जो ब्लॉक धर्मजड़ के अंतर्गत आता है वहाँ मेरे पद स्थापना हुई। 1985 में मेरी शादी हुई। सच्चिदानंद पटनायक मेरे पति हैं, वो भी एक शिक्षक हैं। उनके साथ मेरे शादी होने के बाद हम दोनों का पद जो है शिक्षक ही है। तो इससे हमको ये फ़ायदा मिला कि हम दोनों शिक्षक होते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के ऊपर हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले सन 1990 में हम लोगों ने टेरम में दोनों एक साथ एक ही स्कूल में रहे 16 साल। वहाँ के बच्चों के लिए हम लोगों ने बहुत कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी किए बहुत कार्य, खेलकूद में भी सभी जगह आगे रहे, दोनों का साथ रहा इसलिए। और वैसे पढ़ाई के संबंध में हम लोग TLM कार्य बनाने में भी दोनों का एक साथ रहता था, इसलिए हम लोग अच्छे से कार्य करते थे। बहुत अदर स्टेट को भी जा कर के हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो हमें आज राष्ट्रपति पुरस्कृत से भी नवाजा गया। आज इस एक साथ होने के चलते ही हमें ये फ़ायदा मिली। हाँ पंडित सर, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इसलिए सवाल भी मेरा व्यापक है आपके लिए कि आप जो हैं, आप जैसे बताया मैंने कि सर जो है मतलब इनकी जो पारिवारिक एक पृष्ठभूमि है वो एक मतलब मंदिर भी है, इनके पिताजी दादाजी जो है कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, और आप स्वयं भी कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, आप पठन पूजन का कार्य भी करते हैं। तो पहला सवाल तो ये कि आप अपने आप को कैसे मतलब पठन पूजन के कार्य में अपने आप को लगाते हैं, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो आज के युवा वर्ग है वो इस कर्मकांड को समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि ये आडंबर है या इसमें हम उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। तो ये दोनों विषय आप सर थोड़ा सा इसमें अपनी बात रखेंगे। कर्मकांड को लेकर के 2 प्रश्न आप हुई है। जी, तो पहला तो यह है कि किस प्रकार से करता हुआ है। तो चूँकि पैतृक एक पूंजी रहनी चाहिए जी बिल्कुल, जिनको समेट के और अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित रूप से चलाना आज के परिप्रेक्ष्य में और आवश्यक हो गए हैं। उसके बाद उनसे कर्म की परिभाषा को हम यह निकालें कि पूजा पाठ करें और उसके माध्यम से स्वरोजगार करें, इतनी तक सीमित न रहे। कर्म श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया था, कर्मरत होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और उसी के सहारे संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ रहा है। कांड होने होता है नहीं हो। जी बिल्कुल, कर्म कांड जो है व्यक्ति को एक समुचित रास्ते में ले जाने का ये माध्यम है। जी, अच्छे सद्मार्ग पर चलेंगे, प्राणियों के प्रति सद्भावना रहेगी, सामाजिकता रहेगी, हमारी संस्कृति के प्रति हम संवेदनशील और दरदार रहेंगे, यही कर्मकांड है। और समय नियोजन करते थे, मैं उस कार्य को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाता हूँ। जी, और युवाओं के लिए ये संदेश है कि हम उसके परिभाषा को सीमित न रखें, स्वरोजगार के लिए न करें, जो कि हम पूरे मानव जाति को बांध करके एक अच्छे विकास के रास्ते पर, विकासशील भारत के रास्ते पर हमको ऊँचे आगों तक पहुँचना है। जी, और क्योंकि हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है वो लगभग 12,000 वर्ष पुरानी है, तो उसको समेटना, उसको सहेजना, उस विरासत को आगे बढ़ाना मैं समझता हूँ आज की युवाओं के लिए आवश्यक हो गया है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी संस्कृति को एवं हमारी पुरातन संपदा को संरक्षित करने का दायित्व सामूहिक से बनता है। बिल्कुल, तो युवा वर्गों से मैं अनुरोध करता हूँ आपके यूट्यूब के माध्यम से जी जी बिल्कुल, कि सामूहिक रूप से
हमारी संस्कृति विरासत को बचा करके रखते। जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आज के टाइम पे जो चल रहा है अभी कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसे सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए करते हैं, ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। तो जो युवा वर्ग है वो भी अगर कुछ कर रहे हैं ठीक है, अपनी बातों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया अपनी बातों को पहुँचाना, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हम अगर पूरे भाव से करें है ना, उसके बाद हम वहाँ पोस्ट करें तो वो एक सार्थक होता है। लेकिन कई बार हम आप ही देखते हैं कि अनुचित जो है वो वीडियो डाल देते हैं कहीं कभी और सिर्फ उसी के लिए चल रहा है। तो इसमें 2 शब्द आप हमारे जो श्रोता बंधु हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो युवा वर्ग सुन रहा है हमको? सोशल मीडिया आज की वर्ल्ड है और सोशल मीडिया हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए एक सशक्त माध्यम है, लेकिन उस सोशल मीडिया का हम दुरुपयोग न कर जो ऐतिहासिक कांड है, इतिहास से हमने जो सीखा है, जो जिसमें सत्यता है, जिसकी आवश्यकता है लोगों की, जिसकी उपादेयता है लोगों के बीच में जी, जो सुसंगत हो, उस करना चाहिए सोशल मीडिया में उसको प्रेषित करें ताकि ये सशक्त वातावरण बने और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। जब भारत को सामूहिक रूप से विविध माध्यमों से, विविध मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें कि हमारी जवाबदेही नहीं केवल कि सामूहिक जवाबदेही बढ़ती है। और युवाओं से अनुरोध है, छात्र छात्राओं से अनुरोध है जो कॉलेज के हैं या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो उस उम्र में पहुँचे हुए हैं, और उसका उपयोग अपने दैनिक शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग कर सकारात्मक संदेशों को एक दूसरे को प्रेषित करें ताकि लोग उससे सीखें। और मैंने जैसे पहले ही कहा है, आवश्यकताओं के अनुसार जो है ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जी, है ना, आज क्योंकि आज ये समय की अनिवार्यता भी है, आवश्यकता भी है। जी बिल्कुल, अपने आप को आप प्रस्तुत, बिल्कुल जी। तो रितेश जी, आपने एक बात कही थी, वो कुछ बातें अधूरी है ना? जी, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, संगीत के बारे में आपने बात की थी। तो वास्तव में पहले के जो बच्चे थे जी, वो संगीत के माध्यम से सीखते थे। तो संगीत तो कोई भी चीज़ है, संगीत ठीक है, लेकिन मूल बेस में आपके गायन वादन में आपके हारमोनियम हो गया जी, तबले हो गए जी, ये मूल ये बेस था बिल्कुल। लेकिन वर्तमान परिवेश में बहुत सारे वाद्य आ गए। मैंने आपको बात शुरू किया था कि उस समय जो वाद्य के गायन के संसाधन थे जी, वो वही थे, बिल्कुल है ना? तो बच्चे जो है जो इंटरेस्ट लेता था, शौक था, वो गुरु जो विद्यालय खुले हुए उस समय खुले थे, वहाँ जा कर के वो अध्ययन करता था और उसमें आगे बढ़ता था वो, ठीक है। लेकिन आज के परिवेश में जो वाद्य संगीत आ गया एक अलग किस्म का जी, है ना? तो उस वाद्य की ओर रुझान जो है बच्चों का कम हो गया जी। और सही कहा जाए तो गुरु शिष्य परंपरा, संगीत में गुरु शिष्य परंपरा आज भी गाया है जी। आप जानते होंगे कि मैं जैसे ही 30 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुआ जी, मैंने संगीत एक क्लास यहाँ खोलूँ का करके सरगम संगीत विद्यालय खोला है जी, बिल्कुल। तो आपकी जो बात है एकदम 100% सही उतरा। इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने हर स्कूल जा करके जी टीचरों से संपर्क किया, फिर उनके बच्चों क्लास तक ले गए मुझे, मैं सबसे बात किया जी कि यहाँ पर खुला हुआ है, आप आइए और सीखिए, बिल्कुल। और विश्वास नहीं करोगे, एक बच्चे मुझे नहीं मिले, एक बच्चे को नहीं मिले। ये जो है आज के बहुत जो है दृश्य एक बच्चे सही नहीं है ऐसा। अब मेरा एक सोच था कि कुछ बच्चों को लेकर के संगीत उनको सिखाया जाए जी। और संगीत में एक ऐसा ताकत है कि संगीत में कोई बच्चा चला गया, उसकी रुझान हो गया उसका, बिल्कुल, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वादन के क्षेत्र में हो, तो एक गुरु शिष्य परंपरा उसमें जो है
तो बच्चा समाज के लिए एक अनोखा बन जाता है और उसकी जो दिशाएं है, आज की जो वायवाही स्थिति है, उसकी ओर ही बटाता है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है उसमें। कहते भी ना सर कि संगीत में जो है एक हीलिंग पावर है, मतलब बिल्कुल अपने आप को जो है अंदर से एक नया खोजने की, अपने आप को परिपक्व बनाने की, बिल्कुल है ना। तो बच्चा सही रास्ते में चलता है, समाज में एक नई दिशा देता है। बिल्कुल उसके जो व्यवहार है ना। तो मैं सोचा कि एक ऐसा समाज बने करके, एक गुरु परंपरा के शिष्य को लेकर के संगीत में बच्चे आगे बढ़े, जी एक अच्छा समाज बने। बिल्कुल। तो वो हो नहीं पाया, मुझे आज भी बहुत नहीं सर, बिल्कुल वो होगा। क्या है, अच्छा जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो वक्त मांगती हैं, समय लगता है उसमें जी। और अच्छी अभी जो परिवेश जो चल रहा है उसमें ऐसा है कि अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित कम होते हैं, मतलब उधर कम जाते हैं, और जो ख़राब चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें, उसमें आकर्षण ज़्यादा होता है। तो आज के दिन में बच्चों का भी भटकाव है उस विषय पर। जी हमारे जो श्रोता बंधु हैं उनको बहुत सारे यहाँ विचार साझा हो रहे हैं, वो सुन रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा ये पॉडकास्ट का जो विषय ही है कि अपना विचार विस्तार, हमारे साथ जो भी यहाँ पर प्रमुख हस्ती आएंगे वो अपने विचार साझा करेंगे जो आप लोगों तक पहुँचेंगे। पंडित सर, मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि आप जैसे हमने ठाकुर मैडम का वीडियो देखा है ना, उसमें भी आपकी जो हिंदी लेखन को लेकर जो बात हुई है और जो आपकी उन्नत शैली है लेखन को लेकर, तो अभी आगामी जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस है ना। कहते हैं कि हिंदी दिवस की बधाई भी हम अंग्रेजी में देते हैं, ऐसा हमको जो है देखने को सुनने को मिलता है ना। और ये भी कहा जाता है कि जब हम किसी कंपनी में कॉल करते हैं तो हिंदी के लिए 2 दबाएं, पहला इंग्लिश आता है। तो जिस परिवेश में हम जी रहे हैं आज, जो अंग्रेजी की इतनी स्वीकार्यता है, आवश्यकता तो मैं नहीं कहूँगा, आवश्यकता तो बिल्कुल एक है ही, लेकिन जो स्वीकार्यता जिस तरीके से बन रही है एक आम जो अभिभावक है उनके मन में भी, और तो आप हिंदी को कैसे देखते हैं कि भाई अंग्रेजी की अपेक्षा के कम क्यों आंका जा रहा है इसको, क्योंकि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको आज, अगर मैं ये कहूँ कि हीन भावना से देखते हैं तो ये मेरी बात जो है गलत नहीं होगी, क्योंकि आज अंग्रेजी का इतना एक प्रभाव हो गया है। तो हिंदी दिवस जो आगामी आ रहा है उस विषय पर आप जो है कुछ अपने श्रोता बंधु हैं उनको साझा करिए विचार। ब्रिटिश सरकार के समय राजा राम मोहम्मद रानी ने, जो कि भारतीयों को समकक्ष का दर्जा मिले, इसलिए उन्होंने प्रयास किया था कि भारतीय भी जो है अंग्रेजी ज्ञान में रखे और जो विषय वस्तु है तत्कालीन समय में उसको उसका लाभ ले सके। आज के स्थिति में विश्व में लगभग 56.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, और आज यह सच है कि सबसे पहले इंग्लिश है, दूसरी भाषा में चीनी है और तीसरे में हिंदी है। लेकिन आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार जो थी, जी वही श्री शिवराज सिंह की सरकार, जी उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में अंग्रेजी के बजाय हिंदी पाठ्यक्रम को भी उन्होंने प्रारंभ किया, जो एक अच्छी प्रयास कहा जा सकता है। जी और वही एक भावना ही जो कि तरह की पद्धति रहती है लोगों के बीच, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हिंदी बोलने वाले हिंदी जो है सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, साहित्य हो, संस्कृति हो, चाहे वैज्ञानिक अवधारणाओं से संबंधित पुस्तकें हो, बिल्कुल। ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो आज पुनः प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी में लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए और उसका उचित परिणाम लोगों के बीच आने लगा है। जी आज हिंदी उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय भी खोले जा रहे हैं, जी और जो अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी के दावदार है, जी वो भी आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि वो भी कोचिंग नदी इंग्लिश सीकर्स। जी बिल्कुल, मैंने जो बात कही हीन भावना वाली, वो इसलिए कही क्योंकि आप अगर देखेंगे बाहर थोड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर, तो वहाँ इंग्लिश बोलने वालों को ही सभ्य समझा जाता है और हिंदी बोलने वालों को थोड़ा सा जो है वो दूसरे दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखा जाता है। वो एक परिवर्तन होगा। जी अनुकरण की पद्धति शुरू से लगी है, और आज चाहे रेलवे स्टेशनों में देखें, चाहे अनेक संस्थाओं में देखें, आपका कब्जा सही है
कि अंग्रेजी को प्राथमिकता दिया जा रहा है। लेकिन लोग एक छोटी सी उदाहरण ही देते हैं कि आज यदि हमारा बच्चा जो है ग्रामीण परिवेश की बात करें, कक्षा 7 में या कक्षा 10 तक पहुँचता है, तब कोई भी बालक उसको ये टाइप नहीं दे पाता है, क्योंकि वो हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ व्यक्ति है। उसके संज्ञान में या उसके ज्ञान में अंग्रेजी भाषा का लाभ उन्होंने विद्यार्थी जीवन में या काल के दौरान या ताल क्षमता उसकी नहीं है कि अंग्रेजी में ये भावनाओं को व्यक्त कर सके। जी लेकिन उसका लाभ यह है कि हिंदी ये राज्य हुआ है अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में हिंदी में नामल का कार्य अवाध रूप से हो रहा है जी। और सरकारी विद्यालयों में जो हिंदी है अध्ययनरत है, वो बच्चे भी अंग्रेजी विद्यालयों के छात्राओं को की प्रतिस्पर्धा में एक सकारात्मक परिणाम के माध्यम से। जी बिल्कुल, अभी जो केंद्र की सरकार है वो भी मातृभाषा पे ही जोर दे रही है। नई शिक्षा पद्धति आई है, उसके माध्यम से बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में भी शैक्षणिक कार्य कराने का ऐसा निर्देश भी आया है। और मेरा भी कहना यही है सर कि भाषा है, आप बिल्कुल सीखिए, भाषा का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। आप नई नई भाषा सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, चाइनीज़ सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए, लेकिन उसको सिर्फ भाषा के तौर पर सीखिए। उसको अपने ऊपर आप उसका आवरण ना ओढ़ ले, उसका प्रभाव में ना आए, क्योंकि मूल जो है हमारा हमारे बिल्कुल संस्कृत और हिंदी रही है। तो हिंदी दिवस के जो आगामी अभी आने वाला है उस पर भी मैं सभी हिंदी भाषियों को आप हम सब की तरफ से और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से बधाई देता हूँ। एक सर अंतिम जो है हम जाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में। तो शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को है और ये जो वीडियो हमारा बन रहा है ये उसी थीम पे बन रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो मेरा ये पॉडकास्ट चैनल है इसको मैंने शुरू करने का जो निर्णय लिया है वो गुरुओं को ही समर्पित करके मैंने उनके चरणों में अर्पित करके ये पॉडकास्ट चैनल शुरू किया, जिसमें कि कई हम प्रयास करेंगे कि नए नए क्षेत्र से जुड़े लोग यहाँ पर आए और अपने विचार साझा करें। तो जो हमारा शिक्षक दिवस अभी आने वाला है, तो आप स्वयं दोनों अच्छे शिक्षक हैं और आपके बहुत सारे सह शिक्षक भी हैं और जो यहाँ पर घरघोड़ा में हमारे जो सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं और जो नए शिक्षक भी हैं। तो आप दोनों की तरफ से एक संदेश मैं उन सबके साझा करना चाहता हूँ कि आप दोनों शिक्षक दिवस के इस पुण्य पावन दिवस पर अपने अपने संदेश आप बाकी शिक्षकों को दीजिए। निश्चित ही रितेश, शिक्षक दिवस जितने भी गुरुजन हैं जी, चाहे किसी क्षेत्र में हो, गुरु ही है, फिर वो शिक्षक ही है। और ये बात है। 5 सितंबर वो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, हम सब जानते हैं, और एक उल्लास मन में रहता है शिक्षक का कि आज शिक्षक दिवस है। तो बच्चे जो है शिक्षकों को बहुत ही सम्मानित करते हैं, अपने हिसाब से उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेके आते हैं जी, है ना, जो शिक्षक पा करके गदगद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें बच्चों की भावनाएं जुड़ी रहती बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा कि बच्चे के साथ तो टीचर जुड़ा है, शिक्षक जुड़ा हुआ है जी, गुरु जुड़े हुआ है, तो अपने शिक्षक को जो भी वो देता है वो मूल बढ़ाता है, बिल्कुल गिफ्ट के रूप में देते हैं, उसका कोई मोल नहीं है, वो बहुमूल्य है जी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समाज से कहना चाहूँगा कि हमारे उन शिक्षकों का सम्मान जो है समाज से भी होनी चाहिए, बिल्कुल पालकों से होनी चाहिए। तब मेरा शिक्षक जो है ये अलग उत्साह उसमें उमंग एक अलग, क्योंकि जब एक प्रेरणा मिलता है तो कार्य क्षमता जो कार्यशैली हमारी क्षमता भी है उसमें ये देखने को नहीं मिल पाता है कि मैं जिस विद्यालय में पदस्थ हूँ, जिस गांव में पदस्थ हूँ, तो बच्चे वो जा कर के है ना गिफ्ट देते हैं। तो मैं गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल एक जो सम्मान है, हाँ 5-10 पालक आ जाए शिक्षक दिवस के रूप में बिल्कुल विद्यालय में, और मेरे शिक्षक को कुछ बातें शाबाशी दे दे, शिक्षक गदगद हो जाएगा, बिल्कुल है ना। मैं निवेदन करता हूँ समाज से, बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से हम सभी निवेदन करते हैं कि आप जो शिक्षकों की एक परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा, और जो शिक्षक का एक हम एक तरह से ऋणी हैं पर समाज जो है शिक्षक का, तो ज़रूर जो है हम प्रयत्न करना चाहिए कि हम
उस ऋण से उऋण होने का कुछ एक प्रयास जरूर हमको करना चाहिए। जी पंडित सर आप। भारतवर्ष में प्रत्येक 5 सितंबर और शिक्षक दिवस और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और यह एक अच्छा अवसर आता है अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। इतिहास के कालक्रम में भारतीय इतिहास में कई ऐसे अच्छे शिक्षक हैं जो आज बड़े सम्मान के साथ और उनके कार्यों का कहा भी गया है, वहाँ जब लगातार सफलता वहाँ सफलता करना चाहिए। एक रबर के गुरु थे, श्री कृष्ण के गुरु थे सल्दी बड़ी जी बिखरे जुल्फों ने साधारण व्यक्तित्व के गुरु जो भारत के राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम जी। जी और ऐसे कई महान पुरुष हैं जो जिन्होंने अपने शिक्षकीय पद पर कार्यरत करते हुए लोगों के बीच प्रेरणा के स्रोत बने। भारत के इतिहास में एक सशक्त हस्ताक्षर बनता है जो बड़े सम्मान के साथ हम उनको उनके कार्यों पर नमन करते हैं। प्रत्येक शिक्षक जो है अपने कार्यों के निर्माण जो है बेहतरीन ऐसे करता है। वो शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि संसाधनों के बल पर हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें और जो कि समाज राष्ट्र की अपेक्षाएं बिल्कुल बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जी तो उन अपेक्षा पर हम खड़ा उतरने का प्रयास करें ताकि जो पुरातन संस्कृति है गुरु परम गुरु मिश्रो कहा जाए महेश्वर आने वाले आदि काल तक निरंतर बना रहे और सभी शिक्षक जो कि बेहतरीन ढंग से कार्य करते रहेंगे। यदि मैं आज इस महीने के बाद में से जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद सर। और मैं भी हमारे इस जो मेरे चैनल है और जो एक पॉडकास्ट मैंने शुरू किया है इसके माध्यम से मैं भी सभी शिक्षकों को सादर वंदन करता हूँ, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और उनको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि शिक्षकों का वैसे तो एक विशेष दिन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हर एक व्यवस्था बनी हुई है कि एक दिन विशेष में हम कुछ अच्छा कुछ नया करते हैं जी और शिक्षक तो लगातार जो है वो पूरे वर्ष भर पूरे जो है लगातार जीवन भर अपना कार्य करते रहते हैं। तो मैं भी इस मंच के माध्यम से आप सभी को सादर साधुवाद देता हूँ कि आप सभी जो हमारा राष्ट्र हित है, जो देश समाज का उत्थान है, उसके लिए निरंतर लगे रहें और सतत एक अच्छा मानव समाज आप बनाते रहें। मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में और इस मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोनों उपस्थित रहें सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय मुझे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, मेरे लिए पहला अवसर है इस तरीके से कोई एक कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करने का। तो मैं अपने श्रोता बंधु से जो मुझे देख रहे हैं उनसे ही मैं ये आग्रह करता हूँ कि हो सकता है नया प्रयास है, कुछ त्रुटि भी हुई होंगी, कुछ आपको लगा होगा कि यहाँ पे और बेहतर भी हम कर सकते हैं, तो आगे हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरे पहले प्रयास में मुझे गुरुओं का साथ मिला है तो निश्चित ही आगे मुझे सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना जो अपने विचार है वो साझा किए हैं, साथ साथ आप अपने विचारों के माध्यम से एक समाज को आपने संदेश दिया है। निश्चित ही वो संदेश वो विचार जो है आम जन तक पहुंचेंगे और क्योंकि विचार ही एक क्रांति होती है, तो आपके विचारों से एक क्रांति जरूर आएगी और समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। और आपने बहुत समय दिया सर, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत धैर्य से बहुत अच्छे लगन से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अगले वीडियो में और अनेक जो हमारी हस्तियां हैं प्रयास करूंगा कि स्थानीय स्तर पर मैं जो हमारे आसपास लोग मौजूद हैं जो कुछ चीज़ परिचित हैं, कुछ परिचित नहीं हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं या हमारे साथ रहते हुए भी उनका एक वैसा पहचान नहीं बन पाता है जैसा जिनकी वो जो डिज़र्व करते हैं। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से, मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि हमारे स्थानीय लोगों को मैं और अपने मंच पर लेकर आता रहूँ और सबका मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।